इस वक्त मौजूद हैं हरियाणा बीजेपी के कद्दावर नेता, आप जानते हैं हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे हैं, अब एक बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और साथ ही बीजेपी को और आगे ले जाने का इनका संकल्प अब भी है। आने वाले वक्त में चुनाव भी है, बहुत सी चुनौतियां भी हैं, इस वक्त विपक्ष घेर भी रहा है, जवाब होगा हमारे सवालों का भी आपके पास, हम उम्मीद करते हैं। हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन भी हैं आप। सर, पहला सवाल तो यही होगा, हरियाणा से संबंधित होगा। हरियाणा को आगे ले जाने का सपना 2014 में देखा गया और सरकार बनी पूर्ण बहुमत के साथ, इतिहास रच दिया गया। बीजेपी ने कभी ऐसा नहीं किया, अपने बल पर, अपने बलबूते ये सब कुछ किया। उस दिन से जब सत्ता में बीजेपी आई और आज तक जब गठबंधन में भी आप सत्ता धर्म निभा रहे हैं, कहां हरियाणा पहुंच गया? देखिए, सबसे पहले तो मैं खंबरे अभिदिक का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने इस समय में इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया और अलग अलग राजनीतिक दलों के जो नेता हैं उनसे उनके विचार सीधे सीधे आपके माध्यम से जनता के बीच में जाएं, ये एक बहुत अच्छा उपक्रम है। इसके लिए आपकी पूरी टीम को, विशाल जी की टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। शुक्रिया सर, शुक्रिया। और जहां तक बात है 2014 से लेकर के वर्तमान तक की भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, उसके सफर का आपने सवाल किया है। तो हम लोग जब विपक्ष में थे, हम बहुत सारी बातें जनता के बीच में कहते थे। जब वोट मांगने के लिए जाते थे, हम लोग सबसे पहली बात कहते थे कि पारदर्शिता सिस्टम के अंदर होनी चाहिए। हरियाणा प्रदेश के अंदर चाहे वो नौकरी की बात है, चाहे वो ट्रांसफ़र की बात है, या जन कल्याण की जो सुविधाएं, जो योजनाएं निचले स्तर तक जाती हैं, उनके इम्प्लीमेंटेशन की बात हो, इस हर विषय के अंदर जो पहला बड़ा कदम उठाया गया वो था पारदर्शिता का। हरियाणा प्रदेश में अलग अलग समय पे इन सारे मामलों के अंदर बड़े सवाल उठते रहे हैं और इस सरकार के कार्यकाल में लगभग 1 लाख के आसपास नौकरियां दी गई हैं। कहीं कोई मामला एक आध को छोड़ करके कोर्ट में लटका नहीं, कहीं कोई इस प्रकार की उंगली उठाने का मौका लोगों को मिला नहीं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि मैं कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हमारी सरकार की है। और उसके बाद अगर हम ट्रांसफ़र की बात करें, कितना पीछे की जो सरकार थी उसमें देखने को मिलता था कि कर्मचारी फील्ड से आता था, उसका ट्रांसफ़र होता था तो रुकवाने के लिए यहाँ रुकवा करके जाता था, जाने से पहले फिर हो जाता था। इस सारी भाग दौड़ को रोकने के लिए और डिपार्टमेंट के अंदर भी काम करने का अधिकारी कर्मचारी को भी स्थायित्व मिले और जो जिनके प्रति उस अधिकारी कर्मचारी की जवाबदेही है, जैसे एक अध्यापक की जवाबदेही छात्रों और अभिभावकों के प्रति है, अगर वो निश्चिंत होकर के ट्रांसफर के चक्कर से अगर वो काम करेगा तो निश्चित रूप में अपना जो सर्वोच्च है वो देने में वो कामयाब होगा। तो हर मामले में इस प्रकार के कदम सरकार ने उठाए। और इसके बाद जो ऑनलाइन सिस्टम की व्यवस्थाएं, चाहे किसान को उसके फसल की पेमेंट की बात हो, अब सरकार की किसान की फसल सरकार खरीद रही है अलग अलग एजेंसियों के माध्यम से और बहुत जल्दी उसकी पेमेंट उनके खातों के अंदर जा रही है। एक बात का ध्यान आप करेंगे, जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने जन धन योजनाएं खोली थी, शुरू की थी और उसके चलते आम व्यक्ति बिना किसी पैसे जमा कराए और बैंक में खाता खुलवा लेता था। उस समय लोग कहते थे कि जीरो बैलेंस पे खाता, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसके बाद ये देखने में आता है कि चाहे वो केंद्र सरकार की योजनाएं हों या फिर वो प्रदेश सरकार की जन कल्याण की योजनाएं हों, वो चाहे फिर वो बुढ़ापा पेंशन से संबंधित हो या गरीबों को मिलने वाली अन्य सुविधाएं हों
या फिर किसान को उसकी फसल का, जैसे मैंने कहा, जो कीमत उसको मिलती है उसकी बात हो, या फिर कभी कभार किसान की फसल का नुकसान हो जाता है, उसकी भरपाई जो सरकार करती है मुआवजे के रूप में, उसके खाते में जाने की बात हो। सारी की सारी व्यवस्थाएं ऑनलाइन हो गई, पारदर्शी हो गई। आम आदमी को, किसान को, मजदूर को जगह जगह चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ती। एक व्यवस्था में जो बहुत बड़ा बदलाव देखने को जो मिलता है, निश्चित रूप से ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में पारदर्शिता ला करके उसको मजबूत करने का काम करता है। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि पहले की सरकारों ने कुछ नहीं किया, कोई भी सरकार आती है अपना एजेंडा लेकर के आती है, लेकिन हमारा जो एजेंडा था भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, जो हमने विपक्ष में रह करके लगातार सालों साल जो काम किया विपक्ष में कार्यकर्ता के नाते, उसके चलते जितनी भी इस प्रकार की बातें आती थी जनता के बीच से, जिनके बारे में हम विचार करके उसमें सुधार ला सकते हैं, ये सारे काम इस दौर में करने का एक सफल प्रयास 8.5 साल के कार्यकाल में हुआ है। अपने सरकार और जो खूबियां हमने सुनी आपकी जुबानी, विपक्ष बिल्कुल भी उससे इत्तेफाक नहीं रखता। मौजूदा विपक्ष को लेकर आप क्या कहेंगे? कहता है कि हर वर्ग दुखी है, सड़कों पर है, हर वर्ग के साथ अत्याचार किया जा रहा है। इस तरह के आरोप लगातार कांग्रेस पार्टी, इनेलो, ये सब करते रहते हैं। आम आदमी पार्टी भी अब तो आ गई है लिस्ट में, और जहां पर मौका मिलता है बोल देते हैं। विपक्ष को लेकर आप क्या कहेंगे जो इस तरह का प्रचार करते हैं? देखिए, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की एक खूबसूरती होती है कि प्रदेश के अंदर एक मजबूत विपक्ष की मौजूदगी हो। वो चाहे फिर कांग्रेस पार्टी हो या आईएनएलडी हो। आम आदमी तो कहीं विपक्ष की भूमिका हरियाणा प्रदेश में करती दिखाई देती नहीं है। हाँ, मुद्दे जो भी होते हैं जनता के, चूक किसी से भी हो सकती है। पूर्व के मुख्यमंत्री रहे, उनसे भी चूक हुई होगी, हमारे मुख्यमंत्री से भी हो सकती है। जब कभी इस प्रकार का विषय आता है, विपक्ष जनता का हित देखते हुए अगर सरकार के खिलाफ आता है निकल करके, यानी कि सकारात्मक दृष्टिकोण के चलते, तो मैं कहता हूं कि उससे बड़ी भूमिका विपक्ष की कोई हो नहीं सकती। हाँ, कई बार बेसिर पैर के मुद्दे लेकर के अगर कोई आता है तो निश्चित रूप में वो कोई विपक्ष के नाते आप मुद्दे तो उठा रहे हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रदेश का भला उसमें आप नहीं कर सकते। प्रदेश का भला तभी आप कर पाएंगे जब कहीं मौजूदा सरकार की किसी भी व्यवस्था के अंदर आपको खामी दिखाई देती है तो उसमें करना चाहिए, निश्चित रूप में आगे आना चाहिए। विपक्ष की जिम्मेवारी भी यही बनती है। अभी आपने विपक्ष की बात की। भूपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि बीजेपी राज में संविधान को कमजोर किया जा रहा है। आपने केंद्र की बात की, आपने प्रधानमंत्री की बात की, और उनका कहना है कि संविधान कमजोर हो गया तो देश भी नहीं रहेगा, और बीजेपी ऐसा कर रही है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, भाषण में कह देते हैं संविधान, राहुल गांधी की सदस्यता भी चली गई जी, मानहानि का केस। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, भाषण देने के लिए अगर आप कह देते हैं संविधान कमजोर हुआ है तो आप कह करके निकल जाइए, कौन पूछता उस बात को। लेकिन कोई भी एक ऐसा तथ्य हुड्डा साहब जनता के सामने नहीं रख पाते जिसके चलते कहीं संविधान कमजोर हुआ हो। संविधान कमजोर किस बात से होता है? जैसे आपने अब राहुल जी की सदस्यता का विषय छेड़ दिया है, उसके बाद ही बोला। अब जब ये जो लुका छिपी का खेल खेला जा रहा था कि किसी भी चुने हुए प्रतिनिधि की जो सजा के बाद सदस्यता जानी होती है, उसका कार्यकाल 8 साल हो या 2 साल हो, ये किसके कार्यकाल में हुआ? कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में हुआ। और राहुल गांधी जी तो जिस संविधान की रक्षा की हुड्डा साहब बात करते हैं, उसको तार तार करते हुए राहुल गांधी जी की फोटो पूरी दुनिया ने देखी, वो वीडियो देखी टीवी के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, जब वो कागज फाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी तो अपना ही जो जाल वो विपक्ष के खिलाफ बुनती है, उसमें खुद फंस जाते हैं। अब राहुल जी उसमें खुद फंस गए। अब एक बात बताइए, पिछड़ा वर्ग समाज के खिलाफ बोला किसने? राहुल जी ने। बार बार विपक्षी नेताओं का जब सत्ता में थे तब भी और विपक्ष में है तब भी अपमान कौन करते हैं? राहुल जी करते हैं। कानून किसने बनाया? कांग्रेस पार्टी ने बनाया। बाद में संशोधन किसने किया कि आपकी सदस्यता 2 साल में खत्म हो जाएगी? कांग्रेस पार्टी ने।
यानी कि कानून भी आप ही बनाते हो, गलत बयानबाजी भी आप ही करते हो और सजा उसमें कोर्ट देता है, तो फिर नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाने का औचित्य क्या है? ये उनको जवाब देना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि विपक्ष आरोप लगाए, अगर कहीं कोई तथ्य है, अगर मेरे से लेकर के और कोई भी हमारा पार्टी का निचला कार्यकर्ता, ऊपर वाला कार्यकर्ता, हमारे बड़े नेता, बड़ी लीडरशिप अगर कोई इस प्रकार की कोई चूक करती है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि चूक मानव का स्वभाव है, वो भी शक्ति है, तो उसके लिए आप सकारात्मक बात करिए। आप देश की जनता को गुमराह करने का मैंडेट आपको नहीं है। बेशक आज आप विपक्ष के अंदर हैं, विपक्ष में हैं, अगर आपको दोबारा से सत्ता में आना है तो आपकी भूमिका सकारात्मक होगी, तभी जाकर के जनता विचार करेगी, वरना तो आज देश की जनता सकारात्मक भूमिका केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निभाई जा रही है और हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में निभाई जा रही है, तो लोग इनके साथ खड़े होंगे। बहुत सकारात्मक तरीके से आपने ये भी कहा कि हर सरकार काम करने के एजेंडे से ही आती है। पूर्व की सरकार की आपने बात की, हुड्डा सरकार की बात करें तो हर मंच से इस समय मैं सुन रहा हूं सर, हर मंच से भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा कहते हैं प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 हरियाणा था, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 हरियाणा था, रोजगार में नंबर 1 हरियाणा था। बहुत एडवर्टाइजमेंट उन्होंने भी की थी, पीआर हमने भी देखा था 2014 से पहले का। आज कह रहे हैं बेरोजगारी में नंबर 1 है, आज कह रहे हैं कि किसी वर्ग को कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है, सड़कों पर आते हैं तो उनको लाठी डंडों से पीट दिया जाता है। इस तरह की बातें, इस तरह का प्रचार वो कर रही हैं। आप आंकड़ों के साथ बता सकते हैं तो बता दीजिए आज इस मंच से, विपक्ष को भी, भूपेंद्र हुड्डा को भी, इनेलो को भी, कि आप क्या कहना चाहते हैं, आपके पास क्या आंकड़े हैं, नौकरियों के आंकड़े, बाकी आंकड़े? देखिए, जहां तक वो नौकरियों की बात करते हैं, हमारी सरकार ने इस 8.5 साल के कार्यकाल में 1 लाख से ज्यादा नौकरियां सरकारी देने का काम किया है, 12 लाख से ज्यादा स्वरोजगार के अवसर पैदा किए हैं या फिर प्राइवेट रोजगार ऐसे युवाओं को मिला है। एक इस प्रकार का वातावरण हरियाणा प्रदेश में अपना कारोबार खड़ा करने के चलते हमारी सरकार ने पैदा किया, चाहे वो फिर केंद्र सरकार की एमएसएमई जैसी योजनाएं हों या फिर हमारी सरकार के द्वारा छोटे छोटे जो ऋण होते हैं निचले स्तर पे लोगों को उपलब्ध करवा करके, यहाँ तक कि छोटे छोटे मेले लगा करके भी कहीं भैंस की डायरी करने से, गाय की डायरी करने से लेकर के छोटा उद्योग और फिर बड़े उद्योग तक के अवसर उपलब्ध हमारी सरकार ने हरियाणा प्रदेश के अंदर करवाए हैं। हुड्डा साहब के राज में कितने रोजगार दिए थे, वो आएंगे उनसे पूछ लेना, और ये कोट करके पूछना कि भी भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता बोल करके गया है कि उन्होंने 1 लाख से ज्यादा सरकारी रोजगार दिए हैं और आपने कितने दिए हैं, हमारी सरकार के रोजगार के मामले कितने कोर्ट में चैलेंज हुए और आपके कितने सिरे चढ़े, ये सारी की सारी बात सामने आ जाएगी। और जहां तक बात है उद्योगों को स्थापित करने की, इस प्रकार का माहौल हरियाणा प्रदेश के अंदर हुड्डा साहब के राज में बनाया गया था। मारुति जैसे बड़े बड़े आंदोलन कर्मचारियों के द्वारा हुए थे और उद्योग बंद होने की कगार पे आया था, वो सारा माहौल आज पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में साफ हुआ है। हरियाणा प्रदेश के अंदर रोजगार करने के लिए इस प्रकार का माहौल पैदा किया गया है कि चाहे वो हमारे हरियाणा प्रदेश का निवेशक हो, हरियाणा से बाहर देश के किसी हिस्से का निवेशक हो, या फिर बाहर से आकर के कोई विदेशी पूंजी निवेश करता है, उसके लिए बहुत एक ऐसा सकारात्मक वातावरण हरियाणा प्रदेश के अंदर तैयार हुआ है कि जिसके चलते आज रोजगार के अवसर इन उद्योगों के माध्यम से प्राइवेट क्षेत्र में भी हरियाणा के बेरोजगार नौजवान को मिलने शुरू हुए हैं। इसी प्रकार से कृषि के क्षेत्र में अगर मैं बात करूं, हमारे किसान की जो फसल थी, अब धान की फसल पीछे गई है, अब गेहूं की खरीद जारी है मंडियों के अंदर। निर्यात खोल करके, खास करके चावल का निर्यात खोल करके, और इस प्रकार का माहौल प्रदेश के अंदर दिया गया है कि आज धान के रेट, चावल के रेट पिछले सीजन में आपने देखे, हरियाणा के किसान को बम्पर रेट इस प्रकार के मिले हैं। यानी कि हर मामले में एक इस प्रकार से वातावरण जो प्रदेश की जनता को दिया है,
उसकी तुलना पीछे के और उसमें नहीं हो सकती। आप एक बात और देख लीजिए, वो किसान की बात करते हुड्डा साहब तो एक बात और कहते हैं, अगर किसान का भला मैंने नहीं किया तो कोई कर भी नहीं सकता। एक हिसाब से नहीं कर सकता कि जो इनके आसपास के लोग थे, हो सकता है वो भी किसान के पुत्र हों, जिन्होंने किसान की जमीन को औने पौने दामों में खरीदा, एक्विजिशन का डर दिखा करके, अधिकरण का डर दिखा करके और अपनी तिजोरियां भरने का काम किया। ऐसे अपने नजदीकी किसान के बेटों का अगर भला किया हो जमीन की लूट के चलते, तो हुड्डा साहब की बात को स्वीकार कर सकते हैं। कह रहे हमने कर्जे भी माफ किए थे, बिजली के बिल माफ किए थे, यहाँ तो उद्योगपतियों के देखिए बिजली कर्जे के, माफ होते। हाँ, बिजली के बिल हमारी सरकार ने कितने कम किए, ये भी तो देखने की बात है ना। उस समय मुझे लगता है कि 500 गांव ऐसे मुश्किल से थे जिनके अंदर 24 घंटे बिजली मिलती थी। आज 5,500 से ज्यादा ऐसे गांव हैं जिनके अंदर 24 घंटे बिजली हमारी सरकार दे रही है। हाँ, कोई गांव ऐसा होता है जिसमें लाइन लॉस बहुत ज्यादा होता है, उसमें कोई दिक्कत है तो है, नहीं तो जिन गांव का लाइन लॉस कम निकल करके आया है, ऐसे सब गांव में हमारी सरकार ना केवल सस्ती बिजली दे रही है बल्कि 24 घंटे बिजली देने का काम भी शुरू हुआ है। कई बार तो मजाक में हम लोग जब गांव में जाते हैं, लोग कहते हैं कि जी बिजली ज्यादा दी जा रही है, इसलिए इसको थोड़ा कम करवा दो, बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है, क्योंकि हमें थोड़ा सा फिजूल में कुछ प्रयोग करने की भी एक आदत आम आदमी की बनी रहती है। 24 घंटे बिजली का आप दावा कर रहे हैं। राजनीति से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर आईएनएलडी के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, करण चौटाला साहब खुद मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। गठबंधन की बात हो रही है, गठबंधन सरकार चल रही है, एक कंफ्यूजन आपकी तरफ से भी है। कंफ्यूजन ये है कि आने वाले वक्त में जब चुनाव होंगे गठबंधन तब रहेगा, गठबंधन में चुनाव लड़ा जाएगा। फिलहाल तो आप कुछ नहीं कह रहे इस पर, आज इस मंच से कोई संकेत ऐसे दे सकते हैं कि जेजेपी के साथ गठबंधन रहने वाला है, जबकि इनेलो खुद गठबंधन किसी के साथ भी करने को तैयार है, सिर्फ बीजेपी और जेजेपी को हराने के लिए। देखिए, वो तो यहाँ बैठे हैं अगली पीढ़ी आईएनएलडी की, ये किस प्रकार का फैसला लेंगे ये तो इनकी बात है। और अगर बेसिकली बात करें हमारे गठबंधन की, देखिए चुनाव आज के दिन नहीं है, ये गठबंधन बनते और बिगड़ते कब हैं, जब चुनाव होता है। आज के दिन हमारी सरकार और गठबंधन दोनों अच्छे तरीके से चल रहे हैं। भविष्य में क्या होगा, दोनों पार्टियों का नेतृत्व, यही तो कंफ्यूजन है, भविष्य में क्या होगा, यही दोनों कंफ्यूजन तो बहुत होते हैं। अब चौधरी देवीलाल जी की राजनीति कांग्रेस के खिलाफ हमेशा से रही, लेकिन आज कई बार आईएनएलडी के नेताओं के बयान सुनने को मिलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के खिलाफ किसी से भी गठबंधन कर सकते हैं। ये समय की बात होती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी कोई फैसला करेगी, समय पे करेगी। आज कोई हमारे लिए कोई औचित्य नहीं है मैं यहाँ कोई स्टेटमेंट दे करके जाऊं, और मैं उस बात के लिए अधिकृत भी नहीं हूं। हमारा केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व की राय के ऊपर किस प्रकार का फैसला लेगा ये तो भविष्य बताएगा। अभी विचार किया जाएगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो भविष्य की बात है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, भविष्य की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। सुभाष बराला जी यहाँ पर मौजूद थे, सवालों के जवाब दिए और बेबाकी से दिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक सार्थक चर्चा का दौर यहाँ पर चला और शुक्रिया कमल, और साथ ही सर आपसे अनुरोध करेंगे कि आप यहीं पर बने रहे, और साथ ही खबरें अभी तक के एमडी डॉक्टर विशाल गर्ग जी से मैं अनुरोध करूंगी कि वो आए और इस पल को और भी ज्यादा यादगार बनाए, क्योंकि देखिए एक ऐसी चर्चा का दौर यहाँ पर चला जहां पर विकास को लेकर बात हुई, एक ऐसी चर्चा का दौर यहाँ पर चला जिसके जरिए कहीं ना कहीं जो तमाम चीजें थी वो निकल कर सामने आई। जनता की जो दरकार थी, जो उनके सवाल थे, आज उनके जवाब इस मंच से दिए गए हैं।